लगातार जो मीटिंग्स हो रही है उसमें एक और बात सामने आई है कि औरंगाबाद में जो केसेस बढ़े हैं अब उसके ऊपर अब हाई कोर्ट भी दखल लिया है। हाई कोर्ट ने भी स्व मोटो अपना लेते हुए हाई कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जो बता रहे थे कि किसी न किसी की गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, कल जब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग ली गई, उसके बाद एक बात जो सामने आई है कि हर शहर के अंदर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था और वो टास्क फोर्स जो है वो हर थोड़े दिन को मिलकर डिसाइड कर रहा था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद में भी एक टास्क फोर्स बनाया गया था 8 मई 2020 को। 8 मई 2020 को एक टास्क फोर्स बनाया गया था और उस टास्क फोर्स के अंदर जो डॉक्टर कानन येड़ीकर अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद ये अध्यक्ष और डॉक्टर नीता पडड़कर आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव, ये ऑर्डर निकला था। और इसके अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तमाम सीनियर डॉक्टर्स जो है वो इसके मेंबर्स थे जो टास्क फोर्स बना था। इसके अंदर डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी सदस्य थे, सिविल सर्जन, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी एमजीएम हॉस्पिटल, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता दूध हॉस्पिटल, डॉक्टर तुपकरी हेडगेवार हॉस्पिटल, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव कमल नयन बजाज हॉस्पिटल, डॉक्टर संतोष रंजलकर अध्यक्ष IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर संजय पटने अध्यक्ष फिजिशियन एसोसिएशन, डॉक्टर अभिजीत चपड़गांवकर अध्यक्ष डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर नीता पडड़कर आरोग्य वैद्य अधिकारी महानगर पालिका। तो ये 8/5/2020 को ये बना था। 8/5 के बाद ये सिर्फ है तो एक सर्कुलर इशू किया गया था, आज तक है तो इनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है ये टास्क फोर्स की। यानी कि सिर्फ पेपर कागजी खाना पूर्ति बना दिया गया कि एक टास्क फोर्स हमने बनाए हैं और उसके बाद कोई भी इनके साथ ना तो कोऑर्डिनेशन हुआ है। जैसा कल उस मीटिंग के दौरान एक बात समझ में आई कि कोरोना को महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जोड़ना है। क्यों? क्योंकि मालूम था कि मतलब बाकी के कहीं पर भी कोई इलाज नहीं हो रहे हैं। बाकी आपके जो नौबत बीमारियां हैं जिसको आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर लाए हैं उसका कहीं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था। जितने पेशेंट्स आ रहे सब कोरोना के आ रहे थे। तो ऐसे सूरत के अंदर कोरोना को नहीं लेके आना। कल मीटिंग के बाद पता चला कि हमने सर्कुलर निकाल दिए थे, हॉस्पिटल कह रहे हैं कि नहीं हम जो दे रहे थे तो हमारे प्रपोजल्स पास नहीं हो रहे थे। 1 रुपये का भी फायदा किसी पेशेंट को नहीं हुआ है और सीएम को खुद मिसलीड किया गया है। इसके लिए यहाँ जो अधिकारी है, अब भले ही डिविजनल कमिश्नर साहब कितना भी ये बता दे कि मैं बहुत ज़्यादा अब इसके अंदर हूँ करके, डिविजनल कमिश्नर साहब खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि 3 महीने तक वो खामोश क्यों बैठे रहे। ये क्यों नहीं पता किया कि हमने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है करके, ये एक मुद्दा था। दूसरा, परसों जब मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि मैंने वहाँ पर डीन थी डॉक्टर कानन येड़ीकर, उनसे पूछा था कि वेंटिलेटर्स के बारे में हमको समझ में आ सकता है कि वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन के बारे में समझ में आ सकता है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। मैंने उनसे उस मीटिंग के अंदर तमाम अधिकारियों के बीच में पूछा कि आपके पास रेगुलर मेडिसिन है क्या या अभी भी आप पेशेंट्स को बाहर से लाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है करके। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि मैडम गंगाखेड़ का एक मुंडे नाम का गृहस्थ है, जो ये बंदा है, क्या नाम है आपका पूरा? शिव कुमार बालाजी मुंडे। इसकी पत्नी घाटी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी का केस था। डिलीवरी का केस इसके पास था। 5 दिन ये हॉस्पिटल के अंदर इसकी वाइफ एडमिट हुई, लड़की हुई ना आपको, लड़की हुई। तो आज 11:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। 1 रुपये की भी दवा घाटी हॉस्पिटल ने अपने तौर से नहीं दी। पूरे के पूरे तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये की दवाएं जो है वो ये बंदे से मंगाई गई। एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करने वाला ये बंदा, इसको
अब नेक्सस किस तरह से घाटी के अंदर चल रहा है, और इसके लिए पूरा अगर कोई दोषी है तो वहाँ की डीन अगर वो ये समझेगी कि मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी और लोग सुन के रखेंगे, तो हम सुनने वाले नहीं है। उस मीटिंग के अंदर मैडम ने ये कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। जिस दिन ये किया गया, एडमिट किया गया, फौरन उसके बाद इनको कहा गया है कि आपका ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट किया गया और इनसे कहा गया कि ब्लड लेकर आना है। तो ब्लड लाने के लिए और उसके बाद लगातार जो 5 दिन तक ये बंदे को हर छोटी चीज के लिए है तो दवाइयां मंगाई गई है, बल्कि दवाइयों के अंदर कुछ दवाइयां ऐसी है, और ये सादे सादे चिट के ऊपर ये डॉक्टर जो लिख रहे हैं ये सादे सादे उसके ऊपर कुछ चीजें जो मंगाई गई है ये देखिएगा। सैनिटाइजर 1, सैनिटरी पैड 1, मास्क 2, प्लास्टिक ग्लव्स 1, इंजेक्शंस, ये सारी चीजें जो है ये सब पेशेंट से। और ये मुंडे का कहना ये है कि अगर हम आज वहाँ पर जाएंगे मैटरनिटी वार्ड के अंदर, तो हर पेशेंट को अपनी ही दवाइयाँ लेकर आना है। अगर अपनी ही दवाइयाँ लेकर आने का है तो केंद्रेकर साहब कहते हैं कि नहीं, इनके पास तो मतलब पूरा मेडिसिन अवेलेबल है। डीन कहती है कि मेरे पास अवेलेबल है, तो फिर ये गरीब लोगों को क्यों इनका पैसा खर्च किया जा रहा है। अब वहाँ पे नेक्सस किस तरह से चलता है कि ब्लड बैंक का जैसे ही एडमिट हुआ वहाँ पर एजेंट आया, एजेंट आके इनको लेके गया ब्लड लाने के लिए, और उसी रात को 2900 रुपये के 2 पैकेज ब्लड के है तो इनको प्रोवाइड किए गए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें मैंने मुख्यमंत्री साहब को परसों वीसी के अंदर भी बोला है कि साहब मेडिसिन्स भी, सादी मेडिसिन्स भी घाटी के अंदर प्रोवाइड करना है करके। तो अब डिविजनल कमिश्नर साहब ये मत करें कि मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं विजिट करके आ रहा हूँ। ये जो गोरख धंधे आपकी नाक के नीचे चल रहे हैं इसको बंद कराइए, वरना हम ये समझेंगे कि इस लूट के अंदर ये अधिकारी लोग भी शामिल है जिनको बताने के ऊपर भी ये खामोश बैठे हुए हैं। अब ये बंदे के बाद मुंह से आज सुनिएगा कि क्या क्या कैसा कैसा हुआ है। क्या भी कराइए तुम्ही ज्या दिवशीपासून तुला ऍडमिट केलं होतं तर ते सगळं सांगा। 22 तारखेला ॲडमिट झालो होतो। 22 तारखेला ॲडमिट झालो होतो तर त्यांनी सोनोग्राफी केली होती। त्याच्यामध्ये माझ्या वाईफच्या अंगामध्ये 7.4 रक्त अवेलेबल होते। त्यांनी ब्लड आणायला सांगितलं होतं। तर मग आम्ही रिपोर्ट जमा केल्यानंतर आम्हाला वाटलं या दवाखान्यातूनच ब्लड भेटतंय की म्हणून आम्ही तासच बाहेर बसलो 1.5 तास। नंतर त्यांनी लाऊडस्पीकरमध्ये नाव आतमध्ये बोलवलं, तिथून सांगितलं की तुम्ही ब्लड ऑर्डर केलं का नाही। त्यांच्या एका अधिकाऱ्याने कॉल केला, कुणाला केला की लॅबवाल्याला। त्यांनी सांगितलं अशा नावाची ऑर्डर आली नाही माझ्याकडे। ते घाटीमध्ये आले। नंतर त्यांच्यासोबत माझा मित्र जाऊन 2900 रुपये भरून 2 पाकिट दिली। त्यांनी पावती वगैरे काहीच नाही दिली। नंतर लगेच त्या दिवशी 1470 रुपयाचं लगेच मेडिकल दिलं, परत लगेच 300 रुपयाचं दिलं। अशा प्रत्येक मेडिकलची रिसिप्ट आहे माझ्याकडे, जे आता बाहेरून मागवलेली। आणि आज सकाळी 400 रुपयाचे दिले होते मला, तर त्यांनी मेडिसिन न पॅक करता त्यांच्या टीचरनी ते तिथेच ठेवून घेतले की आम्हाला रिपोर्ट द्यावा लागते म्हणून। त्यांनी ते मी जे आणलेले मेडिसिन अजिबात वापरलं नाही, ते जसेला तसा पॅक त्यांनी त्यांच्यापाशी ठेवून घेतला। म्हणजे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट हे आहे की आज डिस्चार्ज करताना डॉक्टरांनी त्यांना चिठ्ठीवर हे लिहून दिले। या अशा प्रकारच्या चिठ्ठ्या हे बघा, हे डॉक्टरांनी जे लिहून दिलेल्या चिठ्ठ्या आहे कशा प्रकारचे आहे बघा हे, आणि त्यांच्या सगळ्यांचे हे रिसिप्ट्स आहेत। आणि आज जेव्हा ते मेडिसिन्स आणायला सांगितलं तर 2 मेडिसिन्स आले, त्याची किंमत आहे 400 रुपये। आणि जेव्हा ते डिस्चार्ज होताना ते घेऊन गेलं यांनी, ते नर्सनी ती म्हटली कि नहीं ये पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, ये हमारे पास रखेंगे क्योंकि इसका हिसाब हमको देना पड़ता है करके। मतलब ऐसा क्या मेडिसिन है कि जिसका हिसाब इनको देना पड़ता है। तो ये मेडिसिन इनके पास से लेकर आया जा रहा है। और अगर आप मैटरनिटी वार्ड के अंदर चले जाएंगे तो मैटरनिटी वार्ड के अंदर आपको एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि हमको मेडिसिन बाहर से मंगाए नहीं गए। तो ये करोड़ों रुपये अगर आ रहे हैं तो ये जा कहाँ रहे हैं। मेरी मांग है कि सरकार अगर सही में गरीबों की हकदार है, गरीबों के बारे में सोच रही है,
तो कन्नन येडीकर जो डीन है, जिसकी नाक के नीचे ये सब धंधे चल रहे हैं, इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर उनकी नाक के नीचे इस तरह से गरीबों को लूटने का काम चल रहा है और वहां पर पूरे जो नर्सेज है वो पूरे इन्वॉल्व है, जो नर्स का नाम है वो नर्स का नाम उन्होंने दिए है हमने उनके लिए इंक्वायरी करने के लिए। ब्लड बैंक से मतलब ऐसा इनका क्या कनेक्शन है कि ब्लड बैंक का एजेंट इनके पास आता है और एजेंट लेके जाता है कि तुम्हें चला मी तुम्हारा ब्लड देता करके। जिसके घर वाले में एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, उसको तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो भी जुगाड़ करने का है। अब ये बंदा एक छोटी सी कंपनी के अंदर छोटी सी नौकरी करता है, गंगाखेड़ का रहने वाला है, इसके लिए कोई ना कोई तो खड़े रहना चाहिए ना। अगर ये सब इसी तरह से अगर लूप चलती रहेगी और हम बोलेंगे कि नहीं हम अभी जाके विजिट करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला एव्हिडन्स काय पाहिजे? मतलब कोट्यवधी रुपये डिव्हिजनल कमिशनर म्हणतो की आम्ही कोट्यवधी रुपये यांना दिलेले आहे, ते डीन मीटिंग मध्ये सांगते की माझ्याकडे मेडिसिन्स अवेलेबल आहे। मग हे अशा प्रकारचे कोणते मेडिसिन्स आहे जे तुमच्या हॉस्पिटल म्हणतो की नाही आमच्याकडे द्या, ते तुम्हाला पेशंटवर आम्ही वापरणार नाही। मतलब ग्लव्स भी है तो आप इनसे मंगा रहे हैं, मास्क भी आप उनसे मंगा रहे हैं, सैनिटाइजर भी आप इनसे मंगा रहे हैं, सैनिटरी पैड्स भी आप इनसे मंगा रहे हैं। मगर हॉस्पिटल है तो किस बात के ऊपर खर्चा कर रहे हैं? छोटी छोटी दवाइयां लाने के लिए। आपका बोलना यह है कि ये जो मेडिकल स्टोर है इनसे कुछ साठगांठ है, ऐसा लगता है? अब किसी ना किसी के देखिए, ये जो हॉस्पिटल, आप मुझे ये बताइएगा कि किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर ये सिस्टम ही नहीं है कि आप दवाई लेके आ जाइए और हमारे पास दे दीजिएगा, हमको तो ऊपर हिसाब देना पड़ता है। कोई खाने का तो नहीं है ना भाई, जितनी भी दवाइयाँ है वो इस्तेमाल करने वाली है, उसके अंदर वो पेशेंट के ऊपर यूज करने की है। ये दवाइयाँ दोबारा वापस मार्केट के अंदर जा रही है, ब्लड बैंक्स के साथ इन लोगों का सेटिंग है। कौन सी ब्लड बैंक है, कौन सा एजेंट आके वहां पर इनको लेके जाता है प्राइवेट के अंदर, उस दिन कितना स्टॉक था ब्लड का। मतलब ये गरीब आदमी है, इसको 2900 रुपये का रातों रात जाके कोई भी रहेगा, इसकी पत्नी है बोल के ये नहीं है उसके अंदर। मेरा बेटा भी रहता, को डॉक्टर बोला होता है कि 10 पैकेट लेके आओ करके, तो मैं भी जाके 10 पैकेट लेके आया होता उसमें कहीं से भी। लेकिन फिर हॉस्पिटल के अंदर अगर ये सब चल रहा है और यहाँ पर अधिकारी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, डीन मीटिंग के अंदर बोल रही है कि मेरे पास है सब कुछ, उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो भी खड़े रहना पड़ेगा उसमें। और बहुत सारे ऐसी बातें सामने आई है। अब आपको ये बताऊं कि मैंने जब मीटिंग के अंदर ये नाम बताया कि इन्होंने मुझे मैसेज किए थे, वो मैसेज मैंने है तो पढ़ के सुनाया। मैं बोला मॅडम आपण सांगितलं ना, मला डीनला मी विचारलं, सांगितलं की मॅडम आपण सांगितलं ना की मेडिसिन्स आहे, आता माझ्याकडे एक हे आहे महाशय, त्यांनी गंगाखेडला राहणारे आहे, त्याची बायको तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये आजही ॲडमिट आहे आणि त्यांनी मला SMS पाठवलेला आहे की त्यांचं म्हणणं आहे की आतापर्यंत मी 7000 रुपये खर्च केलेले आहे करके। तो बोले सर आप मुझे नाम बताइए ना करके। तो मैंने नाम बताया, पूरे मीटिंग के अंदर नाम बताया है कि ये नाम का मुंडे नाम का है और इसकी वाइफ। अब मैटरनिटी वार्ड के अंदर पूरा घाटी तो मैटरनिटी वार्ड नहीं है, 2 मैटरनिटी होंगे, उसमें 3 होंगे 4 होंगे उसके अंदर। वहाँ पे जाके कल मुझे डीन का मैसेज आता है कि मुंडे नाम की कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट ही नहीं है सर करके। लेकिन कल उसी मुंडे के पास कौन जाते हैं और क्या बोलते हैं, बोला डॉक्टर साहेब कोण तुम्ही आतमध्ये माझ्या वाईफला विचारलं की तुम्ही तक्रार कुणापाशी केली होती की मेडिकल बाहेरून आणतात, विचारलं होतं। मतलब एक तरफ जाके वो पेशेंट को पूछना कि तुमने तकरार की है क्या, तुमने तक्रार की है तो किसके पास की है। अब इनकी वाइफ ने बोली कि मुझे नहीं पता है कि माझ्या नवऱ्याने कोणाला बोलले असेल तर मला माहित नहीं करके उसने। और दूसरी तरफ दीन मुझे बोलती है कि मुंडे नाम का कोई पेशेंट यहाँ पर एडमिट ही नहीं है करके। तुम्हाला कोणी धमकी दिली की ऍडमिट असलेले पुरे कागदपत्र आहेत। धमकी कुछ भी नहीं है, धमकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर साहब। ये मतलब ये बहुत बड़ा गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, इसके अंदर ब्लड बैंक्स इन्वॉल्व है। हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब इतने सारे लोग घाटी को जो ब्लड देते हैं उसका हिसाब किताब रखना चाहिए, या प्राइवेट ब्लड बैंक्स के एजेंट कौन वहाँ पे घूम रहे हैं जिसको डॉक्टर फ़ोन करके बुलाता है। वहाँ पे अनाउंस किया गया है कि इनको ब्लड बैंक ब्लड आने चाहिए तुम्हारा, वो एजेंट को बुला के लेके आते हैं, इसको इसके दोस्त को लेके जाके 2900 रुपये दे के लेकर आता है। ये सब जो है मेरे हिसाब से ये घाटी प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, किसी ना किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी। बात ये है कि सिर्फ एक पेशेंट की हम बात कर रहे हैं,
जिसका है तो 8,000 रुपये के करीब खर्चा हो चुका है। ऐसे कितने पेशेंट्स होंगे जिनके दवाइयाँ एक समझ लीजिए कि जब एक डिलीवरी वाले पेशेंट के साथ ये शुरू करे, ये बर्ताव है, तो आपको लगता है कि कोरोना के जो पेशेंट है उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? सब स्वाभाविक है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर मतलब आप ऐसे गरीब लोगों को अगर लूट रहे हैं, इतने गरीब लोगों को लूट रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा। आप सोचिएगा कि ऐसी महामारी के पीरियड के अंदर जहाँ पर लोगों को खाने का नहीं है और ये पैसा बना रहे हैं ऐसा इस तरह का करके, आता याच्यावर काय इन्क्वायरी करायला पाहिजे तुम्ही सांगा मला। मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं तर ते म्हणते आम्ही इन्क्वायरी करू का? अरे कसली इन्क्वायरी करणार तुम्ही याच्या बाबतीत? तुम्हाला सगळं पुरावे देतं, तुम्ही अधिकारी असेल तर तुम्ही ज्या घाटी हॉस्पिटलमध्ये ते मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये जितके पेशंट्स ऍडमिट आहेत त्यांना विचारा की तुम्हाला बाहेरून काही मेडिसिन्स आणायला सांगितलं होतं का? मग एका वेळी सांगायचं की नाही आम्हाला आमच्याकडे सगळे मेडिसिन्स उपलब्ध आहे, अधिकारी म्हणायचे आम्ही कोट्यवधी रुपये दिलेले आहे, सरकार म्हणतो की आम्ही कोट्यवधी रुपयांची मेडिसिन्स यांना सप्लाय केलेली आहे आणि हे अशा प्रकारचं कामगिरी होत असेल तर कोणाच्याही खिशात हे जात असेल, मला हे स्पष्टपणे सांगायचे आहे। आणि ज्या डिपार्टमेंटमध्ये असतं त्या डिपार्टमेंटच्या हेडची अकाउंटेबिलिटी असतं, म्हणून मी की आपल्या हे डीन मॅडमच्या नाकाच्या खाली हे सगळं चाललेलं असेल तर कोणीतरी अकाउंटेबिलिटी घेऊन त्यांना घरी पाठवायलाच हवे। सरकार काही नाही केली तर आम्ही घाटीमध्ये निदर्शन करू, आंदोलन करू। ठीक है, ये आपने परसों के दिन एक मुद्दा उठाए थे, टोसिलीजुमैब इंजेक्शन के बारे में आपने कहा था कि वो ब्लैक में बिक रहा है बाहर, इसके बारे में कोई चर्चा हुई है क्या 2 दिन में? सर 2 दिन के अंदर हुई है। मैंने ये इंजेक्शन के ताल्लुक से मैंने सीएम साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बताया था। मुझे फिर है तो एफडीए कमिश्नर का फ़ोन आया था और एफडीए कमिश्नर काड़े साहब है, जॉइंट कमिश्नर है सर मेरे ख्याल है, उनका आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एविडेंस दीजिएगा करके। कलेक्टर साहब ने ये देखिए 48,000 रुपीज़ का पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। ये बताते हैं कि कोई, अब इसके अंदर कितना तथ्य है मुझे मालूम नहीं है कि ये जब इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था तो एक मेडिकल वाला ये कहता है कि नहीं साहब इंदौर के अंदर अवेलेबल है, इंदौर से अपने को मंगाना पड़ेगा करके। तो ऐसे कितने लोगों ने, ये 48,000 रुपीज़ का बिल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ इंजेक्शन पेड टू संजोग जैन। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका पूरा डिटेल्स है, बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफ़र किया गया है इंजेक्शन के लिए। संजोग एस चोरडिया नाम का बंदा है, उसका ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है। कल के दिन हमने खुद एक मेडिकल स्टोर के ऊपर हमने फ़ोन के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि सर अभी मतलब बहुत शॉर्टेज है, उसको हम 50,000 रुपये लगेंगे करके, इसमें 50,000 रुपीज़ लगेंगे करके इसमें। तो ये ताल्लुक से इनका ये कहना है कि कोई मेडिकल स्टोर डायरेक्ट अगर आपको इंजेक्शन चाहिए तो आपको वो बोलेगा कि साहब मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं अरेंज करवा सकता हूँ, तो वो आपके पास कभी भी दुकान के ऊपर नहीं बुला रहा है। ये जितने भी लोगों को इंजेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ये जालना रोड के ऊपर एक बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर बताता है कि यहाँ पे आके आप ये जगह के ऊपर रुकिए, मैं लेकर आ रहा हूँ करके। तो ये सबको है तो वहाँ पर डिलीवरी की गई है, किसी शॉप वाले ने अपने दुकान के ऊपर बुला के ये इंजेक्शन बेचा है ऐसा नहीं है। अब ये आ रहा है, आपका पैसा हो गया है, आपने मोबाइल के ऊपर बताइएगा कि आपका पैसा आपने भर दिए है करके, उन्हें आपके हाथ में इंजेक्शन देता है, निकल जाता है। सर इंजेक्शन पे कोई एमआरपी वगैरह आपने चेक किए हैं? कुछ हमने किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। हमने तो कल की मीटिंग के अंदर रखे है कि साहब ये मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन का रेट जो है वो आप हॉस्पिटल के सामने लगाइए और ये इंजेक्शन इतने में मिलना चाहिए करके उसमें। अब जिसको ज़रूरत है साहब, ये आदमी को मैंने इतना कन्विंस किया कि मैं बोला भाई तो मेरे साथ चलो करके हम जाके तो इसकी कंप्लेन प्रॉपर फाइल करेंगे। उसकी सोच क्या है कि साहब मेरे माताजी मतलब बहुत ज़्यादा वो थे करके, और वो टाइम के ऊपर ये इंजेक्शन मिला मेरे को तो मेरी माँ की जान बची है करके, जाने दीजिए साहब 8,000 रुपये गए तो गए करके। सवाल ये नहीं है साहब कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे को क्यों बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है करके। ये हॉस्पिटल ने खुद ने है तो करना ना, हॉस्पिटल के अंदर भी तो मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ पे मेडिकल स्टोर के सामने आप लिखिएगा कि ये मेडिकल स्टोर के ऊपर है और इसका रेट एमआरपी इतनी है करके। सही कीमत कितनी है? किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, हमको खुद नहीं मालूम। हमने क्योंकि किसी को भी पूछेंगे उसमें, जिन जिन लोगों ने लिए हैं, एक बंदे ने 52,000 रुपीज़ के अंदर लिया है। 52,000 एमआरपी नसते का त्याच्यावर?
काय आहे मी इंजेक्शन बघितलं नाही, ते कशा प्रकारचं आहे त्याच्यावर काय आहे, पण सगळ्यांचं म्हणणं एक होतं डॉक्टरांचं की मतलब जे पेशंटला लिहून द्यायचं की हे इंजेक्शन आणायचे आहे, तर पेशंट विचारतो कितीला आहे करके, तर 40,000 रुपये कुठे भेटतील माहीत नहीं। आता आप 10 दुकानों के ऊपर चले जाइए, क्रांति चौक के ऊपर एक दुकान थी मेडिकल स्टोर, उसने है तो कई लोगों को बोला कि मतलब आपको हम इंदौर से मंगा के देंगे करके उसमें, लेकिन अब वो कहीं पर भी उसकी दुकान से खरीदे है बोल के ऐसा नहीं है। एक मोटरसाइकिल के ऊपर बच्चा आएगा, आपने इंजेक्शन मंगे है कि साहब आप तुम जालना रोड के ऊपर या अमरप्रीत होटल के सामने रुको, यहाँ पर हमारा बंदा ला के दे डालेगा करके, वो इंजेक्शन इस तरह से, तो ये इस तरह से चालाकी करके, ठीक है रोशनी, तो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जिस प्रकार से कल 3-3 घंटे मीटिंग लेने के बाद मतलब जो बातें सामने आई है उससे हमको नहीं लगता है कि अब है तो आप सिर्फ लॉकडाउन करके इसका रास्ता निकाल सकते हैं। नाउ इट इज़ टू लेट। अब कितना भी ये हरकत में क्यों आए हैं ये कि जब हम 3 दिन पहले एक साथ मिलकर सब लोग प्रतिनिधि आए तब जाकर है तो अब ये सब हलचल हो रही है। आप ये बताइए ना, ये मतलब आप ही ने फॉर्म किए थे टास्क फोर्स, एक ही मीटिंग झाली नाही, मी सगळे डॉक्टर्सना विचारलं, मग कशाला आपण अध्यक्ष होऊन बसले होते डीन मॅडम, सेक्रेटरी मॅडम, नीता पडणकर मॅडम, की आपण काय डिक्टेटरशिप चालवतं का की नाही आम्ही जे म्हटलं ते फायनल, हे डॉक्टर जे आहे यांना काही कळत नाही, आम्ही जे म्हटलं तर म्हटलं, म्हणजे हे सगळं जे चाललेलं आहे ना ते मतलब त्याच्यामुळे हे आज झालेलं आहे। डॉक्टरांनी खूप चांगले चांगले हे सुझाव दिले होते, मतलब कोरोना को इसके अंदर MJPJY के अंदर शामिल करना है बोल के। अब कल मीटिंग के अंदर बोलते कि सर 21 मई का सर्कुलर था, 21 मई का हमने सर्कुलर दे डाले थे, वो सर्कुलर के अंदर ये इतना 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 होना है। इसके अंदर डॉक्टर्स का कहना है कि वो सर्कुलर के हिसाब से 65,000 रुपये का पैकेज था, 65,000। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आया जिसका बिल है तो हम 65,000 के अंदर बोले कि हम तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट कर दे करके। तर हे इश्यूज कोणी सॉल्व करायला पाहिजे होतं, हेच अधिकाऱ्यांनी सॉल्व करायला पाहिजे होतं ना, की आपण फक्त परिपत्र काढलं आणि तुम्हाला हे माहित नाही होतं का की कोणीही हॉस्पिटल त्याची फॅसिलिटी देत नाही। कितने पेशेंट हुए सर अभी तक? लोक प्रशासनिक अधिकारी बदलने की जरूरत है क्या? लोक प्रतिनिधि सर MJP में कितने पेशेंट ट्रीटमेंट हुए अभी? एक भी नहीं, एक भी नहीं हुआ है, जबकि रिकॉर्ड के ऊपर उनका सेक्रेटरी CM को बता रहा है कि नहीं साहब हमने औरंगाबाद, ऐसी शब्दों में बोल रहे थे, नहीं साहब हमने औरंगाबाद के अंदर कर दिए है सर, कोरोना को हमने इसके अंदर डाल दिए है, ये पैकेज रहेगा और ये कैटेगरी के हमने ये कर डाले हैं। वो जैसे ही बोल रहा था तो मुझे बोला, मैं बोला यार मैंने तो पूरे डॉक्टर से, मैंने पूरे हॉस्पिटल से बात किया, तो मैंने रोका उस सेक्रेटरी को। 6 सेक्रेटरीज वहाँ पे CM साहब के पास बैठे हुए थे। मैंने कहा कि CM साहब ये जो आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब, ये आपको मिसलीड कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे अधिकारी बैठे हुए हैं, आप ये अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि 1 रुपये का भी फायदा किसी एक पेशेंट को नहीं हुआ है करके। मग तुम्ही CM ला ही मिसलीड करतो। मग 1.5 महिन्यापूर्वी जे आरोग्य मंत्री आले होते ते काय फक्त स्टंटबाजी होती की ते फक्त स्टेटमेंट होतं की मीडियामध्ये हायलाइट करण्यासाठी की आम्ही बघा कोविडलाही टाकलं याच्यामध्ये। पूरी सिटी के बारे में जो जिम्मेदार बोल रहे थे कि मनपा आयुक्त है, लेकिन बाद में उनको बचाया जा गया, ऐसा बोल रहे थे कि डिमांड करने वाले थे उनकी बदली कर देंगे। सर हमने कभी भी ये नहीं बोला है कि हम किसी एक के ऊपर हम ये करेंगे कि मतलब ये अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है, ये अधिकारी, ये मतलब मीडिया ने अपना तर्क लगा दिया था कि हमारा किसी के ऊपर निशाना है करके उसमें। लेकिन ये बात सही है, औरंगाबाद सर ये वो शहर है कि जहाँ पर शिवसेना ने हमेशा इसको अपना गढ़ समझा है। आज सरकार तुम्हारी है, आज सबसे ज्यादा केसेस कहीं पर है तो मुंबई के अंदर है, औरंगाबाद के अंदर, आणि हे दोघं तुमचे गढ़ होते ना। मग पुण्याला तुम्ही सेक्रेटरी रँकचे ऑफिसर्सला पाठवतो, तो आपने अभी सेक्रेटरी लेवलचा फक्त त्यांचं ससून हॉस्पिटल मॅनेज करण्यासाठी एक IAS रँकच्या ऑफिसरला नेमणूक करण्यात आली होती, चोकलिंगम खूप मोठा अधिकारी, आणि आपल्याकडे 3 महिन्यामध्ये एकही सेक्रेटरी इथे आला नाही, एकही सेक्रेटरी। पालकमंत्री यायचं 2 वेळा आले पालकमंत्री आणि एकदाही लोकप्रतिनिधींना भेटलं नाही। आपने अभी डीन मैडम की सस्पेंड की डिमांड की आपने, वैसे आप डिविजनल कमिश्नर या उनके बारे में आप पूछने? देखिए हमने, हमारे को अधिकारियों ने ये आश्वासित किया है कि सर ये जो बातें चर्चा में आई है इसको हम इम्प्लीमेंट
करेंगे करके। और अगर इसके बावजूद भी अगर उनका फेलियर रहा, इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कोऑर्डिनेशन बराबर से नहीं हुआ, तो यकीनन हम ही क्या पब्लिक ही बोलेंगे कि साहब इनको निकालिएगा करके। कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से मेरा एक सवाल है, कॉर्पोरेशन के 50 साल की या 55 साल की उम्र के लोग पूरे छुट्टी पे चले गए, कम से कम 2000 लोग छुट्टी पे चले गए कॉर्पोरेशन के लोग, और पूरा हालत खराब हो गई, नाले सफाई हुई नहीं बरोबर। नहीं मतलब उसमें छुट्टी पे गए हैं ऐसा नहीं है, उसमें गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, सर्कुलर है ना, गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है कि मतलब पुलिस की हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग कोविड के लिए इसमें काम कर रहे हैं ड्यूटी के लिए, वो 55 या 50 साल की कुछ उम्र के लोगों को उनको ड्यूटी ना दी जाए करके। और एक्स्ट्रा उन्होंने अपॉइंटमेंट कर देंगे लोगों को। शहर की हालत खराब हो गई ना, पूरे एकदम 2000 लोग घर पे बैठ गए, तो बाकी के शहर की हालत खराब हुई ना सर। हम तो देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे पीरियड के अंदर भी जो गलत फैसले लिए गए हैं, जो मतलब मैंने सीएम साहब को भी उस दिन बताया है कि साहब हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो घाटी का है उसके अंदर 250 बेड की प्रोविज़न है, 250 बेड का। आप वो हॉस्पिटल 2018 से बन के पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बातें की, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, जो 1 महीने के अंदर पूरा हो गया होता उसमें। ये होने के बावजूद कि मतलब हमने बिल्डिंग तैयार है हमारी, कितने की बिल्डिंग है आपको पता है? 150 करोड़ रुपये की, 150 करोड़ रुपये की बिल्डिंग का हमने इस्तेमाल नहीं करे, उसको वैसे के वैसी खड़ी रही। और हमने क्या करे कि नहीं, अब महानगर पालिका एक अलग हॉस्पिटल बनाएगा, तो मेट्रॉन या मेट्रॉन की बिल्डिंग, वो मेट्रॉन की बिल्डिंग के ऊपर काम शुरू किया गया, किसको ठेका दिया गया? अब मैं अगर बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, आप पता करिएगा। अब क्या वजह थी कि मतलब कोई काम हुआ नहीं वहाँ पे पूरा, आप इनॉग्रेशन कर डालते हैं उसका आके, यानी कि कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री को मिसलीड कर रहा है ना, कोई ना कोई तो गलत बता रहा है। मुख्यमंत्री को बेचारे को क्या मालूम होगा कि साहब यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल जिसका इनॉग्रेशन कर रहा हूँ मैं वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है करके। तो वो बेचारे ऑनलाइन बैठ के है, तो वहाँ से है तो उद्घाटन कर डाल रहे हैं, वहाँ पे भाषणा भी हो जा रही है कि औरंगाबाद मध्ये इतकं मोठा हॉस्पिटल आज इथं सुरू झालं का। मग मी जेव्हा हे बोललो मुख्यमंत्र्यांना, तर हे डिव्हिजनल कमिशनर केंद्रेकर साहेब खूप मतलब त्यांना असं चिड झाली, तुम्ही फक्त निगेटिव्ह दाखवतो। मी म्हटलं हो मी निगेटिव्ह दाखवतो, का तुम्ही ते 150 कोटी रुपयाच्या हॉस्पिटलाचा उपयोग केला नाही, आणि हे पैसे जे खर्च केले तुम्ही ते कुणाचे पैसे होते? कशाला पाहिजे होतं आपल्याला वेगळं हॉस्पिटल, जिथे आपल्याकडे एक हॉस्पिटल ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे, इथेही मॅनपॉवर नाही तिथेही मॅनपॉवर नाही। तुमचा इंटरेस्ट काय आहे? फक्त बेड्स लावायचं, इक्विपमेंट्स आणायचं, मॅनपॉवरच नाही त्यांच्याकडे। क्लास 4 नाही, क्लास 3 नाही, क्लास 2 नाही, डॉक्टर्स कोणी यायला तयार नाही आहे आज ही परिस्थिती। तर ते म्हणतात की नाही आम्ही सुपर स्पेशालिटी सुरू केलं। मी म्हटलं मला माहित आहे कशा सुरू केलं, फक्त या पेशंटला उचलायचं आणि आपको वो जो अभी बताया है जिसके अंदर जब मीडिया ने है तो आलोचना करना शुरू करी कि ये मेल्ट्रॉन का ये हो गया है करके, आप लोगों ने किए तो बोले नाही आम्ही 9 पेशंट्सला आता त्यांनी शिफ्ट केले। कुठून शिफ्ट केलं तर ते सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उचलले आणि त्याला तिथे शिफ्ट केले, फक्त हे दाखवण्यासाठी की आमचं हॉस्पिटल सुरू झालेलं आहे करके। तर असे तुम्ही या काळात ही असं गोंधळ करत असेल तर तुमची जबाबदारी आहे आणि तुम्हाला या प्रश्नांचं उत्तर द्यायलाच पाहिजे। तुम्ही कितीही चिडचिड करा, तुम्ही इम्तियाज जलीलला काय बोलायचे ते बोला, माझ्या बाबतीत मला माहित आहे अधिकाऱ्यांनी सीसीएम साहेब पर्यंत काय बोललेले आहे, पण मी लोकांशी हे जे आहे हे कोण आहे? अशा प्रकारचे अनेक लोक जे गोरगरीब आहे, मला समजू शकतं की MGM ने, धूत ने, बजाज ने दिले असतं हे की हे दवाया आणा, तर लोक आणू शकते, पण ज्यांच्याकडे पैसे नाही आहे, जे गोरगरीब आहे ते घाटीमध्ये जातं ना। आणि त्यांनाही तुम्ही असं करत असेल आणि इम्तियाज जलीलने काही बोलायचंच नाही, प्रश्न उचलायचेच नाही आणि बोललं तर मग ते नाही तुम्ही विरोधी पक्ष सरकारला तुम्ही घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशा प्रकारचे हे घाणेरडे जे स्टेटमेंट देणारे लोक आहे ना, त्यांचं हे काम आहे, तुमची सत्ता आहे, तुम्हाला जवाब आम्ही विचारणार। सर 2 सवाल है, एक ही करवाई। अभी आपने बोले सर मुंबई और औरंगाबाद शिवसेना के गढ़ रहे हैं, तो शिवसेना ने औरंगाबाद को इसमें इग्नोर की है क्या कोरोना में? सवाल एक। और दूसरा सवाल ऐसा है कि वडगांव, कोलाटी और वालूज के आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं वो धड़ल्ले से परिपत्रक निकाल रही है कि हमारे एरिया में अगर कोई कामगार रहता है वो इंडस्ट्री में काम को ना जाए क्योंकि वहाँ से कोरोना आ रहा है, अगर आप जाएंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये इंसिडेंट के ऊपर आपका क्या कहना है? भाई ये देखिए, कल के मीटिंग के अंदर जब 2 DCPs बैठे थे, खाड़े साहब और मकवाना मैडम वहाँ पे बैठे थे, तो केंद्रेकर साहब मेरे बाजू बैठ के ये बोले
की अगर कुठेही पॉझिटिव्ह पेशंट निघाला तर ते सगळे एरियामध्ये जाऊन तुम्ही पोलिसांना घेऊन जाऊन तिकडे सगळ्यांचा स्वॅब टेस्ट करा करके पोलिसांना घेऊन जाऊ. मी विरोध केला. मी म्हटलं साहेब हे असं होऊ शकत नाही. हे जे पॉझिटिव्ह पेशंट्स निघतं तर ते डॉक्टरांच्या आणि पेशंट्सचं असतं. तुम्ही पोलीस फोर्सला घेऊन जाणार म्हणजे असा एक संभ्रम निर्माण होतो की हे कोई चोर आहे का, डाकू आहे का, 8-8, 10-10 पोलीस वाले तुम लेके चल जा रहे. आणि मी पोलीस वाल्यांना स्पष्टपणे सांगितलं हे अधिकारी बाहेर पडतील मग लोकांचं आणि पोलीसवाल्यांच्या मध्ये भांडण होतील. तर तुम्ही जे काही करणार असेल तर यांच्या बोलण्यावरून तुम्ही जाऊ नका कारण ते बाहेर निघतील. पुलिसान आणि पब्लिक मध्ये वाद विवाद होते. मैंने बोला कि मैं बोला साहब आप बहुत सारे एनजीओज हैं, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करिएगा अगर कहीं पर विरोध हो रहा है करके. मग असं सांगना की इम्तियाज अली साहेब तुमच्या एरियामध्ये, तुमच्या एरिया म्हणजे काय, या पूर्ण जिल्हा माझा आहे. ते केंद्रेकर मला हे सांगतो की तुमच्या एरियामध्ये म्हणजे काय आहे, ते पूर्ण जिल्हा माझा आहे. या जिल्ह्यामध्ये राहणारे सगळे जाती धर्माचे सगळे एरिया ते आहे हे माझे आहे. तुम्ही बोलतो कशा की तुमच्या एरियामध्ये असं आहे तुम्हाला आम्हाला मदत करावं लागेल. तुमच्या एरिया म्हणजे काय, तू माझ्याकडे असा या दृष्टीने बघतो की मुस्लिम खासदार आहे. मी औरंगाबाद जिल्ह्याचा खासदार आहे आणि असं उत्तर देणं मला त्या मीटिंग मध्ये सांगणं की तुमच्या एरियामध्ये आम्हाला तुमची मदत लागेल करके. का नाही, मी बजाज नगर मध्ये जाऊ शकत नाही का, मी बजाज नगर मध्ये करू शकत नाही का, मी जय भवानी नगर मध्ये गेलं नाही का, मी शिवाजी नगर मुकुंदवाडी मध्ये गेलं नाही का. मग अशा प्रकारचा तुमची मानसिकता असेल तर मी निंदा करतो अशा प्रकारचं स्टेटमेंटचं. शिवसेनेचा मुद्दा अर्धवट राहिला. शिवसेना की सरकार है, औरंगाबाद मुंबई दोनों घर है, शिवसेना ने इग्नोर करी की औरंगाबाद. म्हणजे काय आहे तुम्हालाही माहित आहे ना की म्हणजे पुण्याला तुम्ही विशेष अधिकारी नेमतो, औरंगाबाद मध्ये कोणी अधिकारी यायला तयार नाही. मग जेव्हा 3 महिन्यानंतर आम्ही त्यांना सांगतो की साहेब आता खूप झालेला आहे, आता काहीतरी. आणि औरंगाबाद मध्ये काय झालं होतं की एक डिक्टेटरशिप टाईपचं जे एक डिसिजन मेकिंग पॉवर ऑथॉरिटी झाली होती. आपण का हे नाही केलं, तुम्ही निग्लेक्ट केलं, लोकांना तुम्ही कॉन्फिडन्स मध्ये घेतलं नाही. अधिकाऱ्यांचे दिल्लीमध्ये मुंबईमध्ये बसलेले जे सेक्रेटरीज आहे त्यांनी विशेष लक्ष दिले नाही. हेच मुख्यमंत्री साहेब आहे ना की तुम्हाला माहित असेल की त्यांनी या शहरामध्ये सांगितलं होतं की निवडणुकीच्या काळात मी दर 15 दिवसांनी औरंगाबाद मध्ये येणार. औरंगाबाद मध्ये त्यांचं औरंगाबाद वेगळं आहे, ते औरंगाबाद मध्ये येणार. मग त्यांनी जबाबदारी टाकली होती की या औरंगाबाद मध्ये आदित्य ठाकरे साहेब विशेष लक्ष घालतील. मग या काळात आपण लोकांना मरून द्यायचं, मरण्यासाठी सोडायचं. निवडणुकीच्या काळात आपण 10-15 दिवसानंतर यायचं. म्हणजे हे तुम्ही सांगितलं होतं, त्यांचं स्टेटमेंट आहे, तुम्ही काढून बघा की निवडणुकीच्या काळात ते 15 दिवसांनी येणार होते. आणि इतकी भयानक परिस्थिती असूनही सुद्धा कोणी त्याचं लक्ष देत नाही. सेक्रेटरी त्यांना मिसलीड करत आहे. मी मुख्यमंत्री साहेबांना खूप आदर करतो आणि त्यांचं कौतुकही केलं की आपण खूप चांगली कामगिरी करत आहे. पण आमची अपेक्षा हे होती की ज्या औरंगाबाद शहराच्या बाबतीत तुम्ही सदैव इतकं उत्साही असतं की आमचा हे गड आहे, हे गड आहे, तुमचा गड म्हणजे खड्ड्यात गेलेला आहे आता आणि त्याच्यावर काही होत नसेल तर. शहरात पहिली चुकी कुठे झाली असं वाटतं मला? पहिली चूक कुठे झाली म्हणजे काय आहे की लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन सुरुवातीपासून. आणि मी हे मुख्यमंत्र्यांना सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या समोर सांगितलं की लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर्स. मी म्हटलं मुख्यमंत्री साहेब आज जे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे या लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर्स अँड लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर्स अँड पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह कुणालाही कॉन्फिडन्स मध्ये घ्यायचं नाही. आम्ही बोललो तर ते फायनल. हे जे त्यांचा ॲटिट्यूड होता त्याच्यामुळे हे सगळं झालेलं आहे. आता तुम्ही काय हे 2 दिवसापूर्वी आम्ही जेव्हा एकत्र आले तर आता व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करण्यात आलेला आहे. दर एका तासामध्ये आपल्याला इंटिमेशन करायचं की आम्ही इतकं हे करत आहे. आता खूप झाल्यानंतर हे तुम्ही पहिलेच केलं असतं, हे तुम्ही हे फक्त सर्क्युलर काढण्यासाठी काढलं असतं. हे तुमचंच आहे ना 8/5/2020 आणि आज काय आहे 27 तारीख आहे. 1.5 महिन्याचा वर गेलेला आहे, एकही मीटिंग त्याची होत नाही. तर कुठेतरी
म्हणजे सगळ्यांनी आपलं आपलं झटकलं. एक लोकप्रतिनिधींना 3 महिने का लागले? लास्ट क्वेश्चन ये है साहेब, हे प्रश्न आपण जे लोकप्रतिनिधी सुरुवातीच्या काळात तुम्ही बघितलं असेल, मी सगळ्यांच्या बाबतीत बोलणार नाही, मी माझ्या बाबतीत बोलणार की आपण एकदा माझ्या फेसबुक पेजवर या, माझ्या यूट्यूबवर जाऊन बघा की मी काय काय केलं. मी आज पत्रकार परिषद घेतली तर तुम्हाला संध्याकाळी फेसबुक पेजवर ते दिसतील की मी कोणत्या एरियामध्ये काय काय कुठे गेलं, लोकांमध्ये कशा एक अवेअरनेससाठी कुठे कुठे गेलं मागच्या 3 महिन्यामध्ये. तुम्ही दिवसापासून एक तयार करा, सगळ्यांचा तयार करा की इम्तियाज जलीलने हे केलं ते आम्हाला दिसतं. हे लोकप्रतिनिधी कुठे होते तर त्यांना विचारा. माझ्या बाबतीत मी स्पष्टपणे सांगतो की मी 3 महिन्यामध्ये जे काम केलेलं आहे, मी माझी बड़ाई नाही करतो, पण माझ्याकडे टीम होती. मी अनेक लोकांना या ऑफिसतून हजारो लोकांना ते राशनच्या असू द्या किंवा जे आपल्या पासेस तयार करून देण्याचा, साहेब कमीत कमी नाही का माझ्या ऑफिसवरून 10,000 लोकांनी सगळं असं मोठे मोठे फाईल्स आहेत त्या त्यांना पाससाठी सरकारने काय केलं होतं की त्या लोकांना म्हटलं होतं की नाही तुम्हाला पास पाहिजे तर ऑनलाईन सबमिशन करा हे डॉक्युमेंट. आणि ते गोरगरीब लोक त्यांच्याकडे का स्मार्टफोन आहे का, कोणी डॉक्टर त्यांना द्यायला तयार नाही होतं. इथेच माझे 5 डॉक्टर्सला मी इथे बसून ठेवलं होतं, 5 डॉक्टर्सची एक टीम तयार केली होती आणि इथून म्हटलं इतका लोकांची भीड यायची. मग काही नेत्यांनी एक मीटिंगमध्ये माझी हे केलं, तक्रार केली, साहेब ते बघा ना. मी म्हटलं मला काही शौक नाही आहे की हे लोकांना तुम्ही करा, मी सगळ्यांना पाठवतो तुमच्याकडे. हे माझी जबाबदारी नाही होती की पासेस लोकांना इश्यू करून देण्याची. तुम्ही नाही केलं म्हणून मला करावं लागलं. आणि इतकं असूनही सुद्धा तुम्ही सरसकट सगळ्यांना सांगलं की तुम्ही 3 महिन्याच्या नंतर जाग आली. मग तुम्ही बघा आणि विचारा, तुम्हाला शंका आली की तुम्ही कुठे होते तर तुम्ही डेट वाईज बघा की आम्ही या डेटला हे काम खासदार करत होतो. मग तशाच प्रमाणे या डेटला आमदार कुठे होते या 3 महिन्यात, त्या सगळ्यांच्या बाबतीत बोला. माझ्या बाबतीत मी बोलू शकतो की 3 महिन्यामध्ये आम्हाला जितकं काम